स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस 11th का सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ और मैंने ये बोला था कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल चैप्टर लेंगे। सेल चैप्टर आपका यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल और केवल किससे बने हुए होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे बन रहे हैं, वो केवल सिंगल सेल से जो बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से जो फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा मोर देन वन सेल से फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनके हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारे देखे, जैसे अमीबा की सेल होती है वो यूनिसेलुलर सेल होती है। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो नॉर्मली, बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो नॉर्मली, या बैक्टीरिया जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अपन प्लांट ले लेंगे, एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब मैं एक बात करती हूँ कि हम बोल रहे हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोल रहे हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि एक सिंगल सेल भी वो सारे फंक्शन करती है जो एक ग्रुप ऑफ सेल वर्क कर रही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल भी जो वर्क करती है वो एक सिंगल सेल भी कर पा रही है। और या फिर सेकंड थिंग मैं ये कहूँ कि ये पूरी ग्रुप ऑफ सेल बनी किससे, एक सिंगल सेल से बनी है। हम यहाँ पे देखें यदि यहाँ रिप्रोडक्शन देते हैं तो एक सिंगल सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और दो सेल बना लेती है, और ये दोनों की दोनों सेल सेपरेट सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करती है। बट अपन ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो जैसे में हायर जो भी एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, एक मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट। ये तुमने लास्ट रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ा है कि मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से मिल रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म करता है, अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट यहाँ पे क्या है, जाइगोट एक सिंगल सेल है। क्या है जाइगोट? सिंगल सेल है। ठीक है, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है। अब मैं ये बताऊंगी कि ये जाइगोट अब अल्टीमेटली एक होल बॉडी कैसे बनाता है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन। यानी सेल्स जो होती हैं रेगुलर डिवाइड होती चली जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इनका एक पूरा बंच बन जाता है। और ये जो बंच है इनमें से कुछ बंच जो होता है वो सेम टाइप ऑफ फंक्शन कर रहा है, जिसे अपन टिश्यू कह रहे हैं। टिश्यू से धीरे धीरे क्या फॉर्म होते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से धीरे धीरे क्या फॉर्म होते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली एक कंप्लीट बॉडी, यानी ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके एक होल बॉडी बना रहे हैं। अब इस एक होल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन लेने का, न्यूट्रिशन से के बाद रेस्पिरेशन के लिए उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब अलग अलग सिस्टम होते हैं। बट एक सिंगल सेल जो होती है इसमें एक सिंगल सेल ही वो सारे फंक्शन करती है, जहाँ जो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हो, सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग सिस्टम अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल वो सारे फंक्शन करती है जो एक ग्रुप ऑफ सेल कर रही है। उसके बाद कि ये जो ग्रुप ऑफ या ये होल बॉडी है वो होल बॉडी बनी किससे है, एक सिंगल सेल से बनी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ। एक टर्म और आती है स्टूडेंट्स, सेल इज द स्ट्रक्चरल and cell is the structural and functional unit of life। क्या मतलब होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ? अभी मैंने बताया कि पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम या कंप्लीट बॉडी है वो बनी किससे, एक सिंगल सेल से बन रही है। ठीक है, तो ये जो है हम कह सकते हैं कि सेल उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और फंक्शनल यूनिट में मैंने अभी बताया था कि एक सेल जो है वो है ना, एक सिंगल सेल वो सारे फंक्शन कर रही है जो एक पूरी की पूरी बॉडी कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब जब हम सेल टॉपिक पढ़ते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में फर्स्ट देखते हैं रॉबर्ट टुक। रॉबर्ट टुक ने 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था। थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, 9th में हमने ये पढ़ा है। रॉबर्ट टुक ने 1665 में कॉक की सेल ली थी, उस कॉक की सेल को एग्जामिन किया था, ध्यान है। और उसमें उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखी थी। उस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर में जो एक सिंगल कंपार्टमेंट था उसको उन्होंने सेल नाम दिया था, ये हमने वहां भी पढ़ा। तो वही चीज है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल एग्जामिन की। कौन सी डेड सेल थी? वो कॉर्क की सेल थी। कॉर्क क्या होती है? बार्क ऑफ द ट्री, ट्री का बार्क होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने उसे एग्जामिन किया
स्टूडेंट्स एग्जामिन कैसे किया, उस समय साइंटिस्ट जो थे वो अपना माइक्रोस्कोप खुद डिस्कवर करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो अपना माइक्रोस्कोप खुद डिस्कवर कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है कि वो थिन स्लाइस को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क की थिन स्लाइस को कट किया और देखा तो उन्हें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखे, यानी सबसे पहले तो उन्हें जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा तो वो उनको कैसा लगा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा था। उसमें जो ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट थे, इन कंपार्टमेंट को लैटिन वर्ड में अपन क्या नाम देते हैं, सेल। इस अकॉर्डिंग उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया था, सेल दिया था। बट इन्होंने वर्क किस पे किया था, डेड सेल पे। अब तुमसे पूछे कि लिविंग सेल पे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क किसने किया था, एक साइंटिस्ट आए थे, एंटन वॉन लीएवेनॉक, ठीक है। एंटन वॉन लीएवेनॉक एक साइंटिस्ट थे। एंटन वॉन लीएवेनॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल पे वर्क किया। लिविंग सेल उन्होंने कहाँ ली, ड्रॉप ऑफ वाटर लिया उन्होंने पॉन्ड से लेके, उन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। और माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने के बाद उसके अंदर उनको देखा तो उन्हें छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई दी। ये सेल्स कौन सी थी, नॉर्मली ये सेल बैक्टीरियल सेल्स थी। और उन्होंने इस अकॉर्डिंग बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उन्होंने इन्हें मेनली क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एग्जामिन किया था। देर आफ्टर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की, सेल के बारे में बताया, सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल के बारे में बताया। वो हम आगे पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में देखते जाएंगे। अब आते हैं अपन सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, एक तो थे बॉटनिस्ट, दूसरे थे जूलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं लूंगी स्लाइडन जो कि बॉटनिस्ट थे। जो कि एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में वर्क किया, और वर्क करके इन्होंने देखा कि जो सेल्स होती हैं उसकी सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, वो उन्होंने आउटर कवरिंग देखी। उस आउटर कवरिंग को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल वॉल कहा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि बीच में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। उसके बाद मेम्ब्रेन और थी, उस मेम्ब्रेन के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे, यदि अपन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है। देर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन है। अंदर उन्हें डार्क पॉइंट दिखा जो कि न्यूक्लियस था, और उसके अलावा उन्हें डेंस एरिया दिखा जो कि साइटोप्लाज्म था, ठीक है। तो ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने इतना देखा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, स्वान, जो 1839 में इन्होंने तो किसको देखा था, इन्होंने प्लांट सेल को देखा था। ये थे, इन्होंने किसको देखा, इन्होंने एनिमल सेल को देखा। और एनिमल सेल को देख के उन्होंने बताया इसके बाहर सबसे जो आउटर कवरिंग होती है इसको अपन सेल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। जब इन्होंने डिस्कवरी की तो इन्होंने भी यही बताया कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। इन्हें भी वही डॉटेड स्ट्रक्चर डार्क दिखी और डेंस एरिया दिखा, ठीक है। तो इन्होंने डेंस एरिया, इन सब के नाम बाद में साइंटिस्ट आएंगे, इन्होंने डिस्कवर कर, बस इनको ये दिखी थी। मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली ये था क्या, ये न्यूक्लियस थी और ये साइटोप्लाज्म था, ठीक है। तो स्लाइडर ने भी यही बताया, स्वान ने भी यही बताया। और फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइंड होके कंबाइंड सेल थ्योरी दी। वो कंबाइंड सेल थ्योरी अगर अपन कहें तो वो कंबाइंड सेल थ्योरी क्या थी, वो कंबाइंड सेल थ्योरी थी, फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cell and product of cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं। मैंने लास्ट आपको बताया भी था। इसमें अगर अपन एक टर्म और जोड़ें तो मैंने जो अभी लास्ट ली थी, सेल इज द structural and functional unit of life। सेकेंड अपन देख रहे हैं तो सेकेंड यही होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। फिर स्टूडेंट स्लाइडन एंड स्वान ने तो कंबाइंडली ये थ्योरी दी थी। फिर एक साइंटिस्ट और आए थे,
1858 इन्होंने देखा कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती हैं? सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल से बनी हुई होती हैं। तो उन्होंने इस सेल थ्योरी में एक लाइन और ऐड करी। वो लाइन क्या थी? इन्होंने एक लाइन और ऐड करी। वो लाइन क्या थी स्टूडेंट्स? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको हम एक और नाम देते हैं। सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल को अपन क्या बोल रहे हैं? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो अब अपनी सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में 3 चीज ऐड हो गई। पहली 2 चीज तो मैंने बताई थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकंड थिंग मैंने बताई थी, सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज हो गई सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यदि आपसे सेल थ्योरी पूछी जाती तो सेल थ्योरी में अपने को ये तीनों लाइनें देनी है। पहले स्लाइडन एंड स्वान ने जो 2 थ्योरी दी थी वो, और फिर रुडोल्फ विर्चॉफ ने ये एक लाइन और उसमें जोड़ दी थी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है साइज एंड शेप ऑफ द सेल। साइज एंड शेप ऑफ द सेल। सेल का साइज देखना है हमें और शेप देखनी है, ठीक है। साइज और शेप ऑफ द सेल हम जब देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइज की बात करती हूँ। तो साइज हम देख रहे हैं, तो साइज लगभग कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का किसी भी सेल का साइज रहता है। उससे भी ज्यादा रहता है, पर अपन मैक्सिमम यही देखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं तो अपन यहाँ पे 2 तरह की सेल देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसका साइज होता है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और यदि अपन इसकी बात करते हैं तो 10 to 100 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल रहती है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन स्मॉलेस्ट सेल पे। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इसे अपन। और ये होती क्या है? पीपीएलओ भी नाम है। पहले के साइंटिस्ट ने इसे पीपीएलओ कहा था, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा नाम देते हैं, ओके। और इसका साइज यदि हम देख रहे हैं तो इसका साइज लगभग 0.1 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन के आसपास रहता है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट हो गई। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? हमें ध्यान है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग लगभग मैं डायमीटर की बात करूँ तो 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 135 to 170 mm के आसपास। मल्टीप्लाई आप लॉन्ग एंड विड्थ को देखें तो ये रहता है। एंड थर्ड पे आते हैं अपन, तो थर्ड लेती हूँ मैं लॉन्गेस्ट सेल। कौन सी होती है? नर्व सेल, जो लगभग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके बाद आते हैं अपन एक मसल सेल का साइज भी मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। मसल सेल का साइज होता है 60 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ द सेल। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। मैंने बोला आपको शेप डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। शेप आपकी डिपेंड करेगी कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की सेल देखते हैं तो अमीबा की सेल इस तरह से इरेगुलर शेप में रहती है अमीबा की सेल, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन पैरेनकाइमेटस सेल्स पे देखते हैं। तो पैरेनकाइमेटस सेल इस तरीके की राउंड भी होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस इस तरह की हेक्सागोनल शेप में भी रहती है। ये मैं प्लांट सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। डिपेंड कर रहा है। अब यदि अपन एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में आपके क्या रहती है? नर्व सेल्स। नर्व सेल का अपने को बिल्कुल शेप ध्यान होगा, इस तरीके का रहता है। ये हमने देखा है।
तो डिपेंड करता है कि सेल कौन से ऑर्गेनिज्म में है और कौन से टिश्यू में है या ऑर्गन में है, तो उस पर डिपेंड करता है उसका शेप। एक और यदि मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अपन लेते हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल जो होती हैं शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप की अपन देखते हैं। यदि वो ऐसे राउंड रहती हैं, ऐसे राउंड, तो इनको हम बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। सेकंड होती है बैसिलस, ऐसे रूट शेप्ड रहती हैं सेल्स, तो इनको अपन क्या नाम देते हैं? बैसिलस। थर्ड होती है स्पाइरिलम, ऐसे स्पाइरल शेप रहता है इनका। एंड फोर्थ होती है कॉमा शेप होती हैं, इनको बोलते हैं अपन विब्रियो। हाँ, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप की होती है। पहली ही मैंने बताई थी, मैं कोकस राउंड शेप्ड रहती है, दूसरी रोड शेप्ड है, बैसिलस बोल रहे हैं, स्पाइरल शेप है तो स्पाइरिलम बोल रहे हैं, और कॉमा शेप्ड होती है तो विब्रियो बोलते हैं। अब आते हैं अपन टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें बताया प्रोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं? प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव या ओल्ड न्यूक्लियस जिसके पास होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और यू मीन्स एडवांस या न्यू न्यूक्लियस जिसके पास होता है उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल ही होता है ओनली। और यदि अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है इसके पास। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रिमिटिव यदि हम लोग देखते हैं, प्रिमिटिव यानी ओल्ड रहता है, यानी स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस समय केवल जेनेटिक मटेरियल था, यानी हमें क्यों चाहिए होता है न्यूक्लियस में मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके जाता है। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल में आपकी ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप्ड होगी और इनका अपना अपना यूज हो गया। तो स्टार्टिंग में केवल जेनेटिक मटेरियल था, बाद में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, और जेनेटिक मटेरियल तो है। इसके पास किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सारे। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे प्लस राइबोसोम 70S होता है, यहाँ 80S होता है। 70S में स्टूडेंट्स बाद में डिटेल में स्टडी करूंगी, बताऊंगी तुम्हें। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि पहले इन्हें बैक्टीरिया ही माना गया था, बट इनमें पिगमेंट होने के कारण इसको एल्गी में रखा गया। फिर इसके एग्जांपल्स देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली मैंने तुम्हें अभी बैक्टीरियल सेल बताई थी, बैक्टीरियल सेल की स्टडी करेंगे। बैक्टीरियल सेल को स्टूडेंट्स मैंने बताया है तुम्हें कि 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल शेप के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। अब इसमें से सेल की स्टडी करते हैं। तो हमने आगे देखा था स्टूडेंट्स की यदि प्लांट सेल होती है तो उसके बाद बाहर 2 आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और यदि एनिमल सेल होती है तो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। बट अपन बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल के पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आउटर लेयर इसकी क्या कहलाती है? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, जो मेनली किससे बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होता है। बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर मैंने बताया था, उसमें मैं बताऊंगी क्या होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें उनमें क्या पाया जाता है, उनमें ये वॉल जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन होता है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स एक बात बताऊंगी कि कुछ जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनमें इस ग्लाइकोकैलिक्स को अपन क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ में क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कुछ में स्लाइम लेयर और कुछ में इसको क्या नाम देते हैं? कैप्सूल कहते हैं। स्लाइम लेयर जो होती है थिन लेयर होगी, जिलेटिनियस लेयर रहती है, ठीक है। जबकि कैप्सूल जो होती है वो थिक होती है और हार्ड होती है। ये थिन होती है और अपन यहाँ पे स्मूथ वर्ड काम में ले सकते हैं, स्मूथ होती है, ठीक है। ये थिक होती है और हार्ड होती है। तो अकॉर्डिंग टू कैप्सूल 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होती है, वो तो क्या कहलाएंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जिनके पास स्लाइम लेयर होती है उनको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गए और ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गए। मैंने तुम लोगों को ये बात बोली थी, नॉर्मली स्लाइम लेयर होती है। कई बार क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया के लिए, वो कंडीशन जो जिसमें वो नहीं रह पाता, इसे सहन नहीं कर पाता, उस समय इसकी जो ये पूरी कवरिंग होती है वो हार्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल।
ठीक है। हार्ड होने के कारण इसको अपन ने क्या नाम दिया है, कैप्सूल दिया है। थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब आते हैं अपन सेकंड कवरिंग पे। सेकंड कवरिंग यहाँ पे होती है सेम जो कि प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में कौन सी होती है सेकंड कवरिंग, सेल वॉल। सेकंड कवरिंग कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल। अब अकॉर्डिंग टू सेल वॉल भी दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लाइकोकैलिक्स मैंने 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया तुम्हें अभी बताए हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, सेल वॉल के अकॉर्डिंग अपन 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया फिर से देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का स्टेन बनाया था, ग्राम्स स्टेन, इसको अपन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ग्राम्स स्टेन। अब स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन वो लैब में जब अपन कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें हमें स्टेनिंग एक प्रोसेस लेनी पड़ती है, यानी कलर देना होता है सेल को ताकि वो दिख सके। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे ना, वो ग्राम पॉजिटिव इस ग्राम स्टेन से स्टेन्ड हो गए थे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते हैं, इसलिए इनको तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। और जो स्टेन नहीं होते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्यों ये स्टेन होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन, ये सिंगल लेयर होती है। क्या होती है, सिंगल लेयर सेल वॉल होती है, जबकि इसमें जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है। तो ये इसीलिए स्टेन नहीं हो पाते और ये स्टेन हो जाते हैं। उसके अलावा यदि अपन देखें यहाँ पे, ये तो सिंगल लेयर है, ये डबल लेयर है। अब यदि मैं सेल वॉल की बात कर रही हूँ तो नॉर्मली सेल वॉल जो होती है वो भी किससे बन रही है, ये भी पॉलीसैकेराइड से ही बनती है। और ये पॉलीसैकेराइड नॉर्मली कौन सा होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नाम दे रहे हैं। ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि होता क्या है, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी को अपन नाम देते हैं म्यूरिन। इसका एक नाम और क्या होता है, म्यूरिन होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन से तो ये दोनों की दोनों बनी होती हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। बट जो ग्राम नेगेटिव होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट, और भी क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं, यानी लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इसके पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं इसके पास, और इसके पास क्या, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ऊपर लिख देती हूं मैं, किसके पास, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पास प्रोटीन भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास केवल और केवल क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेन नहीं होते। एक बार और बताती हूँ स्टूडेंट्स, 2 तरह के बैक्टीरिया मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया। एक तो मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक मैंने बताया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अभी मैंने बताया कि ये तो क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, डबल लेयर होते हैं। ठीक है, ये तो सिंगल लेयर था और ये डबल लेयर होते हैं। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर में भी ये किससे बन रहा है, केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन से, जबकि ये किस किस से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे कॉमन लेंगे अपन, और एक और चीज होती है प्रोटीन्स। तो ये ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है, ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू 2 लेयर, हमने 2 तरह के बैक्टीरिया पढ़े। पहली
लेयर के अकॉर्डिंग पहली जो थी ग्लाइकोकैलिक्स थी। ग्लाइकोकैलिक्स में दो तरह के बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स के अकॉर्डिंग नॉन कैप्सुलेटेड और कैप्सुलेटेड। जिसके पास स्लाइम लेयर होती है उसे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, जिसके पास कैप्सूल होती है उसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और सेल वॉल के अकॉर्डिंग दो तरह के बैक्टीरिया पड़े, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव सिंगल लेयर होता है और ग्राम नेगेटिव डबल लेयर होता है। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते हैं। इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन, फास्फोलिपिड्स और एक और चीज मैंने एक और बताया था, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल को हार्ड बनाता है। सेल वॉल को हार्ड बनाने के लिए क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। ओके, देन अपन थर्ड लेयर पे आते हैं। थर्ड लेयर कौन सी होती है, थर्ड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। पहली लेयर ये बताई मैंने, पहली लेयर ये हो गई, सेकंड लेयर सेल वॉल हो गई और थर्ड लेयर हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। ये ध्यान रखना है सिंपल कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई रहती है। इसका मेनली काम क्या होता है, शेप बनाना, वन सेल टू अनदर सेल, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ये सारे वर्क किसके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। फिर आते हैं अपन एक स्ट्रक्चर और मैंने यहाँ बनाई है स्टूडेंट्स, ये देखो, इसको मैं नाम दूंगी मीजोसोम। क्या है ये, मीजोसोम, जो कि आपने अभी देखा मैंने बनाया था इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से बना है, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से ये बना हुआ है, इसलिए हम इस बना हुआ होता है, ये मीजोसोम होता है। मीजोसोम का क्या वर्क है मैं वो आपको बताती हूँ। पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देर आफ्टर मैंने कहा था इसके पास क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, इसको अपन सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं इसके पास, इसलिए इसको अपन नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड। इसके पास क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होने के कारण, प्रोटीन होने के कारण, डीएनए प्लस प्रोटीन होने के कारण इसको क्या कहते हैं, अपन न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके पास ये ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है इसके अलावा, साइटोप्लाज्म। ओके, तो एक जनरल आइडिया मैंने तुम्हें बताया स्टूडेंट्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसकी सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। देन नेक्स्ट लेयर जो है मैंने कौन सी बताई तुम्हें, सेल वॉल बताई। थर्ड लेयर मैंने सेल मेम्ब्रेन बताई। उसके अलावा मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर बताई मीजोसोम, और उसके अलावा मैंने बताया न्यूक्लियोइड जो में डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं, और उसके अलावा साइटोप्लाज्म बताया। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बनाई थी, उस स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले तुम्हें ये जो आउटर लेयर थी, ये आउटर लेयर मैंने क्या बताई थी तुम्हें, इस आउटर लेयर को हमने नाम दिया था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर को क्या नाम दिया था, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद अपने कौन सी लेयर आई थी, इसके बाद वाली लेयर को हम कहेंगे, दिस वन इज सेल, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल। फिर आते हैं हम थर्ड लेयर पे, इस थर्ड लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ होगा, वहां पे मैंने अकॉर्डिंग टू ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के बैक्टीरिया बताए तुम्हें, कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू ग्राम सेल वॉल दो तरह के बैक्टीरिया बताए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। फिर एक स्ट्रक्चर और बताई थी मैंने, मीजोसोम। मीजोसोम स्टूडेंट्स मैंने बताया था किससे बन रहा है, इन फोल्डिंग ऑफ
सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है तो इससे क्या बनती है, एक स्ट्रक्चर जिसे अपन मीजोसोम नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बोलूँ, मैंने अभी बताया था कि तीनों की तीनों लेयर, चाहे वो ग्लाइकोकैलिक्स हो, सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्शन करती हैं। उसके अलावा यदि अपन स्लाइम लेयर, तो क्लियरली ग्लाइकोकैलिक्स तो प्रोटेक्शन कर रही है, सेल वॉल जो होती है उसको थोड़ा सा टफ बनाती है, हार्ड बनाती है, शेप बनाने में और मैकेनिकल सपोर्ट बनाने में भी हेल्प करती हैं। और अगर अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट तो यही वर्क होगा कि उसको शेप देना, सेकंड होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में भी कई बार ये हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं मीजोसोम। क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसके जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो किस पे प्रेजेंट, कि जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पे रहते हैं। तो जब इसकी यहाँ पे इनफोल्डिंग हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाती है मीजोसोम, तो मीजोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका मेन यदि अपन फर्स्ट काम वर्क देखें तो क्या होता है, रेस्पिरेशन। फर्स्ट वर्क यदि हम इसका देखें तो इसका फर्स्ट वर्क क्या होता है, रेस्पिरेशन। सेकंड पे आते हैं अपन कि पहला तो मैंने बताया रेस्पिरेशन, उसके अलावा हमने अभी यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर डीएनए बनाया था, ध्यान है, ये थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये इसके रेप्लिकेशन में भी, रेप्लिकेशन क्या होता है, अब रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं, तो डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, रेप्लिकेशन में ये हेल्प करेगा। थर्ड, ये ट्रांसपोर्टेशन में, वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है, मीजोसोम। एंड फोर्थ जो होता है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल में ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल ये ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे जेनेटिक मटेरियल, दूसरी सेल के जेनेटिक मटेरियल में के साथ, यानी यहाँ से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और दूसरे में चला जाता है, तो यहाँ तो नहीं रहेगा और यहाँ पे दो जेनेटिक मटेरियल हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली कंबाइंड हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट, मैंने जो बताया तुम्हें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी हमने कौन सी देखी थी, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए बोला था मैंने, क्या कहा था कि इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोइड बोला था। क्यों बोला न्यूक्लियोइड, क्योंकि सर्कुलर डीएनए के साथ क्या प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ये आपस में कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। और हमें पता है ये जो डीएनए होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल और होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं हम, प्लाज्मिड नाम देते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कई जगह केवल लिखा जाता है, वैसे इसका कोई वर्क नहीं होता है, बट इसके पास रेजिस्टेंस पावर होती है। रेजिस्टेंस पावर होती है यानी बैक्टीरिया की सेल को किसी भी एंटीबायोटिक से रजिस्ट करने की पावर रहती है इसकी, किसकी, प्लाज्मिड की। उसके अलावा आजकल रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया इसके पास क्या रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स को तो हम नाम देते हैं राइबोसोम। क्या कह रहे हैं हम लोग, राइबोसोम। मैंने अभी बताया राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम जो होते हैं इनकी 2 सब यूनिट होती हैं, आगे समझाती हूँ मैं इसको, अभी यहाँ बताती हूँ। 2 सब यूनिट हैं, 50S और 30S। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें क्या रहता है, इसमें ये बहुत सारे और मॉलिक्यूल होते हैं जिनको बोलते हैं अपन इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब होता है कि इसके पास सल्फेट्स के मॉलिक्यूल हैं, फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल हैं, उनको क्या बोल रहे हैं अपन, जितने भी फॉस्फेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोल रहे हैं।
उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें क्या रहता है और क्या रह गया इसमें। अब ये मूवमेंट किससे करेगा। मूवमेंट के लिए इसके पास स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बताती हूँ, बाकी कहीं और अलग से बताती हूँ। एक होती है इसके पास फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला जो होती है, ठीक है, ये होता है इसका बेजल बॉडी, इसको बोलते हैं अपन हुक, और ये होता है इसका फ्लैजिलम, इसको क्या कह रहे हैं अपन, फ्लैजिलम, ठीक है। बेजल बॉडी, हुक और फ्लैजिलम, और ये कंबाइंडली क्या कहला रहा है आपका, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर कहलाती है फ्लैजेला, इसको अपन कहते हैं फ्लैजेला। ये फ्लैजेला मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। कभी क्वांटिटी इसकी 2 होती है, किसी में एक ही तरफ प्रेजेंट होती है, किसी में दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कितनी फ्लैजेला रहेगी। मेनली ये मूवमेंट के लिए होती है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है मूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स। एक सिंपल सा मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, सेल का, और इसमें क्या होती है, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं मूवमेंट के लिए। ये बैक्टीरियल सेल है कोई भी, तो मूवमेंट के लिए जो ये प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं सीलिया, ठीक है। सीलिया जो होते हैं, सीलिया पूरी बॉडी पे होते हैं, और फ्लैजिला जो मैंने बताया, फ्लैजिला केवल इसके एक तरफ प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों के दोनों मूवमेंट के लिए होते हैं। अब आते हैं अपन एक स्ट्रक्चर लास्ट जो बचती है, फिम्ब्री और पिलाई, ठीक है। इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर निकली हुई रहती हैं पूरे बैक्टीरियल सेल में। जो से किसी भी हार्ड सरफेस पे अटैचमेंट के लिए या फिर मेल को फीमेल से अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो किसी भी हार्ड सरफेस पे अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं फिम्ब्री। हार्ड सरफेस पे अटैचमेंट के लिए जो होती है उसे अपन ने क्या नाम दिया, फिम्ब्री दिया। और एक और स्ट्रक्चर जो मैंने बताई तुम्हें वो होती है पिलाई, ठीक है। फिम्ब्री और पिलाई दोनों के दोनों का फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट है दोनों का फंक्शन। ये यदि अपन फिम्ब्री में देखें तो फॉर द हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे अटैचमेंट, और पिलाई का देखें तो पिलाई जो होता है वो अटैचमेंट ऑफ मेल बैक्टीरिया टू फीमेल बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए इसको सेक्स पिलाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अटैचमेंट के लिए रहता है। तो इस तरह ये कंप्लीट बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। कंप्लीट बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको अभी बताया कि सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम इनफोल्डिंग और सेल मेम्ब्रेन से बना है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मेनली कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लियोइड, वही ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके पास राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम है। इसके अलावा मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजिला होता है और सीलिया रहता है। उसके अलावा अटैचमेंट के लिए इसके पास क्या रहते हैं, फिम्ब्री एंड पिलाई रहते हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मैं एक टॉपिक अपना यहाँ पे रह गया है, इसी को कंप्लीट करते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम में मैंने बताया 50s और 30s। एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, इन्होंने दिया था ये, इन्होंने बताया था। एस कई बार स्वेटबर्ग के लिए भी दे देते हैं, और एस जो होता है सेडिमेंट्री कॉफिसेंट भी होता है। इसे सेडिमेंट्री कॉफिसेंट भी कहते हैं। अब अपन 50s की बात करें तो 50s में 2 टाइप ऑफ, मेनली ये बना किससे है, RRNA से और प्रोटीन से। इसमें 2 तरह के RRNA होते हैं, 33S और 5S RRNA। क्या होता है, RRNA। राइबोसोमल RNA को RRNA कहते हैं। इसके पास 16S RRNA होता है। उसके अलावा इसके पास प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे 21 प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे 34 प्रोटीन होते हैं।